हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू शर्मा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज के ई लेक्चर के अंदर हम EL 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के टॉपिक 1.1 नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन और टॉपिक 1.2 एनालॉग एंड डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन को समझेंगे। अब सबसे पहले कि कंप्यूटर नेटवर्क किसको कहते हैं। तो सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स विच आर एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज एंड डाटा इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। कि जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देते हैं जिससे वे आपस में इंफॉर्मेशन और डाटा को एक्सचेंज कर सकें, तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये कंट्रोलिंग बॉडी है और इसके साथ सारे हमने आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ दिया है, तो ये बन गया है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। ये सभी कंप्यूटर्स जिनको हमने आपस में जोड़ा है वो आपस में इंफॉर्मेशन और डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। तो जब कंप्यूटर्स को हम आपस में जोड़ देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए होने के कारण वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ साथ दो और टर्म्स आती हैं, एक को हम कहते हैं इंटरनेट और दूसरे को हम कहते हैं इंट्रानेट। बच्चों, आप सभी ने इंटरनेट वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट, इंटर से वर्ड आ रहा है इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्टेड, तो इंटरकनेक्टेड से हमने लिया है इंटर वर्ड और नेटवर्क्स से हमने लिया है नेट वर्ड, तो ये बन गया है इंटरनेट। तो इंटरनेट का मतलब ये है कि बहुत सारी नेटवर्क्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब हम बहुत सारी छोटी छोटी नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में जोड़ देते हैं तो उससे जो हमारा सिस्टम बन के आता है उसको हम कहते हैं इंटरनेट। और ये इंटरनेट के अंदर ये जो छोटी छोटी कंप्यूटर नेटवर्क्स जिनको हमने आपस में जोड़ा है, उनका जो ओनर होता है वो अलग अलग पर्सन और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। लेकिन अगर ये छोटी नेटवर्क्स जो हम आपस में जोड़ रहे हैं उन सब का ओनर एक ही पर्सन या एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसको हम कहेंगे इंट्रानेट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि SBI ब्रांच के ऑफिसेस आप देखोगे कि हर सिटी में थोड़ी थोड़ी, एक सिटी में भी 2 या 3 होंगे और सभी लगभग हर स्टेट के अंदर, हर सिटी के अंदर हमें SBI की ब्रांच मिल जाएगी। तो एक ब्रांच के अंदर उसके सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं सर्वर से, और हर ब्रांच का जो सर्वर है वो दूसरे ब्रांचेस के सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है और सारे सर्वर्स एक मेन सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ तक कि सारे ATM भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ये सारे जो कंप्यूटर्स हमने जोड़े हैं, इनका जो ओनर है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है SBI। तो ऐसी नेटवर्क्स, कंप्यूटर छोटी नेटवर्क्स जिनको हमने जोड़ा है, जिसका ओनर जो है, जो मालिक जो है वो एक ही पर्सन या एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रानेट। अब ये कंप्यूटर्स को हमें आपस में जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? कि क्या जरूरत है नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, क्योंकि जब हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जोड़ देते हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो व्हाट इज द नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन? अब हमने अपने कॉलेज में भी देखा है
कि कंप्यूटर लैब के अंदर हमने सारे कंप्यूटर्स को आपस में लोकल एरिया नेटवर्क लैन में कनेक्ट कर दिया है, यानी कि कंप्यूटर लैब के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। और उनको कनेक्ट किस लिए किया? क्योंकि लैब के अंदर जितने कंप्यूटर्स हैं उतने प्रिंटर्स नहीं होते, प्रिंटर एक या दो ही होते हैं और सारे सिस्टम उन प्रिंटर्स को शेयर कर पाते हैं। तो एक रीजन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का क्या है कि कनेक्ट करने से लैब में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सभी यूजर्स उनको यूज कर पाए। क्योंकि अगर हम हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्ट करने लगे, जितने कंप्यूटर हैं उतने ही प्रिंटर रखेंगे, तो जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट को कम करने के लिए जो भी कॉस्टली हार्डवेयर होते हैं उसको हम शेयर कर लेते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, डिजिटाइजर हो गया, स्कैनर हो गया। तो इस तरह के इक्विपमेंट्स हम एक या दो रख के सारे जो 15-20 कंप्यूटर्स हैं वो आपस में शेयर कर सकते हैं। आप कॉस्टली हार्डवेयर को शेयर करने के अलावा हम अपने डाटा को रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उनको भी हम शेयर कर सकते हैं। तो फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, कॉस्टली हार्डवेयर शेयरिंग और डाटा शेयरिंग, इन सब के लिए ये एक पहला रीजन है जिसके लिए हमने कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा है। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन की जो पहली नीड है वो है रिसोर्स शेयरिंग, जिससे हम अपने रिसोर्सेस को आपस में शेयर कर सकें। दूसरा रीजन है ईमेल। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो आप वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी बैठा हुआ पर्सन है जिसको आप जानते हो, उसको आप मैसेजेस भेज सकते हो। तीसरा रीजन है ई कॉमर्स। अगर आप नेट से जुड़े हुए हो, आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो ई कॉमर्स का मतलब ये है कि आप इंटरनेट की हेल्प के द्वारा कॉमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कोई किसी दुकान से आप सामान खरीद सकते हैं, वैसे ही किसी साइट से आप सामान खरीद सकते हैं, अपने सामान को बेच सकते हैं। तो क्योंकि आपने देखो सभी बच्चों ने अमेज़न पे इस लॉकडाउन पीरियड में, ये फ्लिपकार्ट हो, इस तरह की जो साइट्स हैं, कमर्शियल साइट्स हैं जो अपना सामान बेचती हैं, वहां से कुछ ना कुछ खरीदा होगा। ऐसे ही कुछ साइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपने सामान को बेच सकते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर के द्वारा कॉमर्शियल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है ई लर्निंग। तो अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो आप गूगल क्लासरूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनके द्वारा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है तो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन वेब सर्वर के अंदर, वेब पेजेस के फॉर्म के अंदर स्टोर की गई है। हम उन इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं। तो वेब पेजेस के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप लोगों ने गूगल काम में लिया होगा, गूगल सर्च, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई चीज आपको ढूंढनी है, आप क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, वहां पे उस चीज को, टेक्स्ट को टाइप करते हैं और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी वाली साइट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसे आप खोल के वो इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं। तो वेब पेजेस के फॉर्म के अंदर नेट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है और हम उन इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है इंटरनेट टेलीफोन सर्विस यूजिंग VoIP। VoIP का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर IP, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसको हम IP टेलीफोनी भी कहते हैं। यानी कि अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है
तो आईपी प्रोटोकॉल की हेल्प के द्वारा भी आप टेलीफोन कॉल कर सकते हैं दूसरे यूजर्स को। तो दूसरे यूजर्स के साथ जो भी नेटवर्क में कनेक्टेड है उसके साथ आप टेलीफोन के द्वारा उनसे बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। अब ये भी आपने कॉमनली अपने घरों में ऑब्जर्व किया होगा कि सपोज आपके पास सिर्फ एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है और घर में बहुत सारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं, सबके पास अपना लैपटॉप है या मोबाइल फोन है। तो ऐसे केस के अंदर जितने कंप्यूटर्स घर में प्रेजेंट है वो मॉडेम के द्वारा उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन यानी कि इंटरनेट कनेक्शन को आपस में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ब्रॉडबैंड के द्वारा सारे कंप्यूटर्स मॉडेम के द्वारा ब्रॉडबैंड का जो मॉडेम है उसके द्वारा सभी सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के कारण वो इंटरनेट कनेक्शन को आपस में शेयर कर सकते हैं। सबको अलग से इंटरनेट कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। यूबिक्विटस मतलब कि वो आपके कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर आपका कंप्यूटर और आपके जो डिवाइसेस जिसको आप काम में लेना चाहते हो, कोई भी रिमोट डिवाइस हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो सकता है, अगर वो नेटवर्क में जुड़े हुए हैं तो आप कहीं से भी उन पर्टिकुलर डिवाइसेस को काम में ले सकते हो और उनकी वर्किंग को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर अगर हम ऑफिस में बैठे हैं और हमारा जो एसी है उसको भी हमने किसी सेंसर के द्वारा नेटवर्क से जोड़ा हुआ है, तो हम ऑफिस बैठे बैठे उस एसी को, घर के एसी को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, अपने रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम रिमोट प्लेस से रखे हुए डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं तो उसको हम कहते हैं यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। डिवाइसेस को कंट्रोल करना ही नहीं, डिवाइसेस को यूज करना। सिस्टम भी हो सकता, कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, उसको उसके पास ले जाके रिमोटली उसको यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं कि रिसोर्स शेयरिंग की कॉस्टली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, फाइल शेयरिंग, डाटा शेयरिंग, इनके कारण हमने कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया। ईमेल यानी कि भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए हमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया। ई कॉमर्स, ई लर्निंग और वेब पेजेस में स्टोर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, टेलीफोन करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करने के लिए, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग के लिए। तो ये सारे डिफरेंट रीजंस हैं जिसके कारण हमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया है जिससे वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अब हम जो दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के लिए हम वायर्स का भी यूज कर सकते हैं और वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा भी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। आप सपोज हमें एक कंप्यूटर से कोई फाइल दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसमिट करनी है। अब जो फाइल है उसके अंदर कुछ टेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं, यानी कि ABCD हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये जो फाइल के अंदर कैरेक्टर्स हैं ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर किसी ASCII कोड के फॉर्म के अंदर स्टोर किए गए हैं और ASCII कोड के अंदर हर कैरेक्टर को 1 और 0 के फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ये फाइल भेजनी होती है तो ये 1-0 के फॉर्म में जो फाइल स्टोर है इस फाइल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके दूसरे कंप्यूटर को भेजा जाता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को हम वायर्स के थ्रू भी भेज सकते हैं और वायरलेस मीडियम के द्वारा भी हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। तो एनालॉग व डिजिटल सिग्नल का प्रयोग इंफॉर्मेशन को
इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अब दो प्रकार के सिग्नल्स हैं, एक सिग्नल को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल और दूसरे को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल और दूसरे को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। तो जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वो कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में होता है, जिसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी समय के साथ बदलते रहते हैं। तो जैसे यहाँ हम देखें कि ये एक साइन वेव के फॉर्म के अंदर है और इसकी कंटिन्यूअसली वैल्यू चेंज हो रही है और टाइम के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड भी, यानी कि भी डिस्टेंस जो है सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकती है। तो जो एनालॉग सिग्नल्स हैं ये कंटिन्यूअस, जैसे यहाँ पे हम देखें कि कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है, तो एनालॉग सिग्नल ये कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में होते हैं और टाइम के साथ इनकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है। एम्पलीट्यूड से मतलब उसके मैग्नीट्यूड से है, तो वो भी चेंज हो सकता है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकती है। जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होके उसके जो के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स होते हैं। एक स्टेट को हम जीरो कहते हैं, जैसे ये यहाँ पे ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, फिर से जीरो फिर वन। तो जो डिजिटल सिग्नल के अंदर सिर्फ दो ही स्टेट्स होंगे, एक को हम कहते हैं जीरो और दूसरे स्टेट को हम कहते हैं वन। तो एनालॉग सिग्नल को कंटिन्यूअस साइन वेव की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है और डिजिटल सिग्नल को हम स्क्वायर वेव के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनालॉग सिग्नल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या एनालॉग सिग्नल को हम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी व फेज डिफरेंस के द्वारा स्पेसिफाई करते हैं। वैसे ही डिजिटल सिग्नल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी वैल्यू बतानी है तो उसको हम बताते हैं बिट रेट और बिट इंटरवल। बिट रेट से मतलब है कि कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, यानी कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद उसकी वैल्यू 0 और 1 में चेंज हो रही है, क्योंकि हर उस रेट कुछ सेकंड्स के बाद जो क्लॉक है वो चेंज हो जाएगी, तो उस टाइम वो 0 होगी या 1 होगी। या हम ये बताते हैं कि कितने बिट्स को वो एक सेकंड में ट्रांसमिट कर सकता है, उसको हम कहते हैं बिट रेट और बिट इंटरवल। तो बिट इंटरवल से मतलब क्या है कि दो बिट्स के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, और बिट रेट नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड इन ए सेकेंड। तो एनालॉग सिग्नल को हम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी व फेज डिफरेंस के द्वारा स्पेसिफाई करते हैं और डिजिटल सिग्नल को बिट रेट व बिट इंटरवल के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। एनालॉग सिग्नल में डिस्टॉर्शन यानी कि जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसकी ज़्यादा संभावना होती है और डिजिटल सिग्नल में डिस्टॉर्शन कम होता है। एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल है ह्यूमन वॉइस। डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर होती है, तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल का यूज करता है। नेक्स्ट हम देखें एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन। जब हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं तो उसे हम एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं। तो जो एनालॉग सिग्नल है एक कंटिन्यूअस सिग्नल होता है जिसको हम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी व अन्य पैरामीटर्स समय के साथ चेंज होते रहते हैं। एनालॉग सिग्नल के द्वारा वॉइस, डाटा, इमेज, सिग्नल व वीडियो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। एनालॉग सिग्नल को कम बैंडविड्थ की जरूरत होती है तथा यह हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। डिजिटल सिग्नल ज़्यादा स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट करते हैं और एनालॉग सिग्नल डाटा को कम स्पीड से ट्रांसमिट करते हैं। एनालॉग सिग्नल को कम बैंडविड्थ की जरूरत होती है, वैसे डिजिटल सिग्नल्स को ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होती है।
एनालॉग सिग्नल द्वारा जब डाटा को लंबी दूरी पर भेजा जाता है तो एनालॉग सिग्नल वीक और डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए कम्युनिकेशन लाइन में एम्पलीफायर काम में लेते हैं, लेकिन एम्पलीफायर जो होता है, क्योंकि उसको तो हम एक सिग्नल इनपुट में दे रहे हैं, क्योंकि हर कुछ दूरी पर हमें डाटा को एम्पलीफाई करना होता है, और एम्पलीफायर के पास जब सिग्नल पहुंचता है तो उसमें जो सिग्नल तो है ही, साथ में कुछ नॉइस और आ गई है, तो जब एम्पलीफाई होगा तो सिग्नल तो एम्पलीफाई होगा ही, साथ में नॉइस भी एम्पलीफाई हो जाएगी। तो उसी रेशियो में सिग्नल के अंदर नॉइस भी बढ़ जाएगी। फिर अगले वाले को जाएंगे तो सिग्नल के साथ फिर जो नॉइस इंट्रोड्यूस होती वो भी बढ़ जाएगी। तो वीक एनालॉग सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए कम्युनिकेशन लाइन में एम्पलीफायर काम में लेते हैं, लेकिन एम्पलीफायर सिग्नल व नॉइस में अंतर नहीं कर पाता और दोनों को ही एम्पलीफाई कर देता है, जिससे समय के साथ सिग्नल में नॉइस बढ़ जाती है। तो एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन, जब डाटा को एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं तो उसे एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूअस सिग्नल होता है जिसके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और अन्य पैरामीटर्स जैसे फेज डिफरेंस समय के साथ बदलते रहते हैं। एनालॉग सिग्नल के द्वारा हम वॉइस, डाटा, इमेज, वीडियो, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसको कम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। लंबी दूरी पर जब डाटा को एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में भेजते हैं तो हमें कुछ दूरी पर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना पड़ता है, जिसके कारण सिग्नल में नॉइस बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। जब एक जगह से दूसरी जगह डाटा को डिजिटल सिग्नल फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं तो उसे डिजिटल ट्रांसमिशन कहते हैं। जब डिजिटल डाटा को लंबी दूरी पर भेजना होता है तो रिपीटर्स का प्रयोग किया जाता है। रिपीटर्स वीक डिजिटल सिग्नल को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। ट्रांसमिशन और यहाँ पे जो भी कोई एरर आती है उसको दूर करने के लिए फॉरवर्ड एरर करेक्टिंग तकनीक का यूज किया जाता है। इसलिए डिजिटल ट्रांसमिशन ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि जो भी एरर ट्रांसमिशन के द्वारा एरर्स इंट्रोड्यूस होते हैं उसको हम फॉरवर्ड एरर करेक्टिंग टेक्निक से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन ज़्यादा रिलायबल होता है। डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन के लिए हाई बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। वह हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। और निम्न कारणों के कारण हम एनालॉग ट्रांसमिशन के बजाय डिजिटल ट्रांसमिशन को प्रेफर करते हैं। रीजन क्या क्या है? सबसे पहला है लो कॉस्ट, दूसरा है हाई ट्रांसमिशन स्पीड, क्योंकि डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। हाई सिग्नल टू नॉइस रेशियो, यानी कि डिजिटल डाटा के अंदर सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज़्यादा होता है, सिग्नल की वैल्यू ज़्यादा होगी, नॉइस कम होगा। लो पावर रिक्वायरमेंट, लेस एरर एंड मोर रिलायबल। तो इन कारणों के कारण हम डिजिटल ट्रांसमिशन को एनालॉग ट्रांसमिशन पर प्रेफर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन व एनालॉग एंड डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन को समझा। नेक्स्ट ई लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया को पढ़ेंगे। थैंक यू।